चलिए स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू द सेकंड क्लास ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स। आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आवर लॉजिकल रीजनिंग बुक, पेज नंबर 57। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, वन बाय वन अपने सॉल्व करेंगे। कल मैंने ऑलरेडी आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि कैसे लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन को आपको टैकल करना है। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन घर से क्लास कर रहे हैं, प्लीज लाइव चैट में हाय हेलो लिख दीजिए, सो दैट आई गेट टू नो योर नेम्स, कौन कौन क्लास कर रहा है। कोई भी डाउट होने से चैट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा इन द लाइव चैट। आई विल टेक दैट अप इन द डिस्कशन एंड आई विल क्लियर योर डाउट। जो ऑफलाइन में क्लास कर रहे हैं लाइव एट सेंटर, आप लोग का भी डाउट आने से रेज योर हैंड एंड क्लैरिफाई योर डाउट आराम से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इमीडिएटली अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा सब लोग, रश मत करिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। जो जो चीजें बता रहा हूं सुनते जाइए, मेरे साथ साथ पैरेलली सॉल्व करते जाइए। पहला सवाल, 5 boys A B C D E are sitting in a row. A is to the right of B and E is to the left of B but to the right of C. A is to the left of D, who is second from the left end. देखिए, अब यहां पे 5 जने एक रो में बैठे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। क्या क्या कंडीशंस अपने को दिया हुआ है, जस्ट एक रफ स्केच बनाने का चेष्टा करता हूं। यहां पे बोला गया है A is to the right of B. सब लोग नॉर्थ वाले डायरेक्शन में फेस करेंगे, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। ये मैंने एजम्पशन बताया था कि अपने को हमेशा लेना है, कल के क्लास में बताया गया था। अब ये ऊपर वाले डायरेक्शन में सब लोग फेस कर रहे हैं, मतलब राइट अपना नॉर्मल राइट होगा और लेफ्ट भी अपना क्या होगा, नॉर्मल लेफ्ट होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है। तो A इज टू द राइट ऑफ B, तो अगर मैं B को समवेयर प्लेस करता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो इसके राइट साइड में कहीं ना कहीं A होगा। तो A अपना कहीं ना कहीं राइट साइड में आ जाएगा, तो A इज टू द राइट ऑफ B हो गया। अब हो सकता है कि A अपना B के जस्ट बगल में हो या थोड़ा सा गैपिंग पे हो, वो मेरे को नहीं पता, बट राइट में जरूर होगा, ये पता है मेरे को। ठीक है, अब E इज टू द लेफ्ट ऑफ B, E इज टू द लेफ्ट ऑफ B, मतलब B के लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं यहां पे E होगा। आपको बात समझ में आ रहा है क्या? अब जस्ट बगल में लेफ्ट साइड में या कुछ गैपिंग पे, आई डोंट नो, बाद में देखेंगे। अच्छा, क्या बोला गया था? E इज टू द लेफ्ट ऑफ B बट टू द राइट ऑफ C, मतलब C के राइट साइड में E है। C के राइट साइड में E है, मतलब C को कहीं ना कहीं यहां होना चाहिए, तभी उसके राइट साइड में समवेयर E मिलेगा, चाहे वो इमीडिएट राइट हो या कुछ गैपिंग के साथ हो, आई डोंट नो अगेन। व्हाट एल्स? A इज टू द लेफ्ट ऑफ D, मतलब D कहीं ना कहीं यहां होगा, तभी उसके लेफ्ट साइड में समवेयर A मिलेगा। करेक्ट है। तो आप एक चीज देखिए कि मेरे को 5 जन का अरेंजमेंट करना था एक स्ट्रेट लाइन में, वो अरेंजमेंट मेरे पास आ चुका है, तो यही मेरा आंसर है। अब अरेंजमेंट तो बन गया, क्वेश्चन पूछा है हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड अगर देखेंगे, ये अपना लेफ्ट एंड है, इसमें नंबर 1 और इसमें नंबर 2, तो कौन हो जाएगा मेरा आंसर? E हो जाएगा, ऑप्शन C फॉर कैलकाटा। एम आई 100% क्लियर? समझ में आया? आदर्श दैट साइड कंफर्टेबल, अनुराग कंफर्टेबल, आयुष ठीक है। चलिए, सब लोग कंफर्टेबल है ना फर्स्ट क्वेश्चन के साथ? बढ़िया। अच्छा, ऑनलाइन में दिशा, सृजिता, नैतिक एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप लोग भी क्लियर रहा होगा आई बिलीव, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले सवाल के ऊपर में, क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेज A to E इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ रो। सिद्धार्थ कर रहे हो साथ में? A इज टू द राइट ऑफ B, सेम टाइप, सब लोग नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में फेस कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, सो दैट लेफ्ट इज नॉर्मल लेफ्ट, राइट इज नॉर्मल राइट। A इज टू द राइट ऑफ B, मतलब यहां पे अगर B है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके राइट साइड में A होगा कहीं ना कहीं, A इसके राइट साइड में होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, E इज टू द लेफ्ट ऑफ C, E इज टू द लेफ्ट ऑफ C एंड राइट ऑफ A, मतलब E इज टू द राइट साइड ऑफ A, तो A के राइट साइड में कहीं ना कहीं अपने को E मिलेगा। बात समझ में आया क्या? अब बोला E इज टू द लेफ्ट ऑफ C, मतलब C समवेयर यहां पे होना चाहिए, तभी उसके लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं अपने को E मिलेगा। व्हाट एल्स? B इज टू द राइट ऑफ D, मतलब D यहां पे होना चाहिए, तभी उसके राइट साइड में कहीं ना कहीं B मिलेगा। विच ऑफ द हाउस इज इन द मिडिल, बीच में कौन है भाई? A, तो मैं हाउस A के साथ जाऊंगा, विच इज द फर्स्ट ऑप्शन। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ठीक है, आपको ये सब सॉल्व करके कॉन्फिडेंस भी आएगा, समझ में तो आएगा ही, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी आएगा, बहुत जरूरी है। स्कोरिंग चैप्टर है, मैंने कल के क्लास में बोला था 5 से 6 मार्क्स आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। नंबर 3 क्या कहता है? नंबर 3, सर 5 फ्रेंड्स PQRST आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। अगर बोलता भी नहीं नॉर्थ, तो भी मैं नॉर्थ ही फेस लेता। ठीक है, S इज बिटवीन T एंड Q। अब मैं यहां पे एक नया स्टेटमेंट का मतलब आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है,
यहां पे एक स्टेटमेंट बताया गया है S इज बिटवीन T एंड Q। इसका मतलब यह है, पहला बात, ये तीनों जन एक साथ बैठे हैं। एम आई क्लियर? S इज बिटवीन T एंड Q, ऐसा स्टेटमेंट आ गया, मतलब तीनों जन एक साथ बैठा है। समझा क्या? और S बीच में बैठा है T एंड Q के। मतलब दो केसेस है सर। ऐसा हो सकता है S अपना T एंड Q के बीच में इस तरीके से बैठा हुआ हो। सर ऐसा हो सकता है S अपना Q एंड T के बीच में इस तरीके से बैठा हुआ हो। बात समझ में आ रहा है क्या? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी। समझ आ रहा है? तो तीनों को एक साथ बैठाना है। जब भी बिटवीन बोलेगा याद रहेगा ना। एंड बोला है S को बीच में बैठाना है, तो S को बीच में T एंड Q के दो तरीके से बैठा सकते हैं। मैंने दोनों केसेस जॉट डाउन कर दिए। अब क्या बोला है? अपने को बोला है Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। भाई इमीडिएट लेफ्ट का मतलब क्या होता है? जस्ट बगल में, लेफ्ट साइड में। हाँ या ना? ठीक है। तो Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R इसमें नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सर S का इमीडिएट लेफ्ट, जस्ट बगल में लेफ्ट साइड में Q बैठा है। मतलब Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S ओवर हियर, जबकि Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R होना चाहिए। हाँ या ना? केस 2 इज रिजेक्टेड। डिड यू गेट इट? अब Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R का मतलब R को इसके बगल में बैठना पड़ेगा यहां पे, तभी R के इमीडिएट लेफ्ट में, बगल में लेफ्ट साइड में अपने को Q दिखाई देगा। हाँ या ना? व्हाट एल्स? P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, मतलब T के इमीडिएट लेफ्ट में जस्ट बगल में कौन है? P। हु इज इन द मिडिल? मिडिल में कौन है बताओ? S। वेरी इजी, अपने S के साथ जाएंगे, विच इज द फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? त्याशा दैट साइड, जारा समझ में आ रहा है, अंशिका फॉलोड। चलिए आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पे। शुभो डिड यू फॉलो? चलिए नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4 कह रहा है 6 children A, B, C, D, E, F are standing in a row. Everybody is facing the north direction by default because nothing is mentioned. अपने को बोला B is between F and D. B is between F and D. अभी between वाला स्टेटमेंट मैंने आपको सिखाया। सर B is between F and D का मतलब तीनों एक साथ रहेगा, और B अगर F और D के बीच में है तो B F और D के बीच में ऐसे हो सकता है। हाँ या ना? या तो सर B अपना F और D के बीच में ऐसे हो सकता है। इज दिस क्लियर? अग्री और डिसअग्री प्लीज बताइए। समझ में आ गया? E इज बिटवीन A एंड C। E इज बिटवीन A एंड C। E इज बिटवीन A एंड C का मतलब अगेन ये तीनों जन एक साथ बैठेंगे, अगेन ये तीनों जन एक साथ बैठेंगे, एंड तीनों एक साथ बैठेंगे तो सरी, बट E बीच में बैठेगा A एंड C के। मतलब मैं यहां पे साइड में बनाता हूं, E अपना A एंड C के बीच में बैठ सकता है ऐसे टुगेदर, E अपना C और A के बीच में बैठ सकता है ऐसे टुगेदर। आई होप आई एम क्लियर विद द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स। व्हाट डज द क्वेश्चन से नेक्स्ट? A डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू आइदर F और D। मतलब A जो है ना वो F या D के बगल में, नेक्स्ट मतलब बगल में नहीं खड़ा होगा। ठीक है? अच्छा, C डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू D, मतलब C अपना D के बगल में नहीं होना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? बोला F इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब F कौन से दो बच्चों के बीच में अपने को यह बताने का है। अब जरा ध्यान से सुनना क्या करना है। There are multiple possibilities over here. This is a good question. This is not an easy or direct question. This is a good question. Please focus अच्छे से। आप मेरे को एक बात बताइए, कैन आई से इन दोनों केसेस में कोई एक केस वैलिड होगा? आई डोंट नो कौन सा। जब तक मेरे को कॉन्क्रीट नहीं पता, जब तक मेरे को कंक्लूजन नहीं पता, डेफिनेट आंसर नहीं पता, मेरे को दोनों पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। वैसे ही सर यहां पे भी अपना दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। हाँ या ना? अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, यहां पे ध्यान से सुनिए। मैं पहले ये वाली पॉसिबिलिटी पकड़ूंगा, मैं पहले ये वाली सर्कल की हुई पॉसिबिलिटी पकड़ूंगा इसके साथ, फिर इसके साथ। समझा क्या? देयर विल बी मल्टीपल केसेस। हो सकता है कुछ केस रिजेक्ट हो जाए बाद में, वो अलग बात है, बट मल्टीपल केसेस बनाना पड़ेगा। यू शुड हैव द स्किल ऑफ मेकिंग मल्टीपल केसेस। इफ यू आर अनेबल टू मेक मल्टीपल केसेस, आप इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो मल्टीपल केसेस कैसे बनाए? मैंने बोला सर जो सर्कल किया हुआ पार्ट है ना, हाँ सर सर्कल किया हुआ पार्ट है, उसको पहला पार्ट AEC के साथ लेते हैं, इसके साथ। ठीक है सर? कैसे ले सकते हैं? सुनो, FBD
AEC, मतलब आई एम फोकसिंग ऑन टू पार्ट्स. विच टू पार्ट्स? द सर्कल्ड वाला पार्ट FBD एंड राइट साइड से AEC. हाँ या ना? तो सर FBD देन AEC ले सकते हो, या सर ऐसे भी तो ले सकते थे ना, AEC पहले और बाद में FBD. समझ में आ रहा है क्या आपको? भाई लेफ्ट साइड से ऊपर वाला हिस्सा ले रहा है, राइट साइड से ऊपर वाला हिस्सा ले रहा है. हाँ या ना? तो पहले क्या किया? FBD पहले देन AEC. उसके बाद तुम ये भी कर सकता था, पहले AEC देन FBD. करेक्ट और नॉट? अच्छा, लेट्स ट्राई टू वैलिडेट कंडीशंस ओवर हियर इटसेल्फ. फिर आगे बढ़ेंगे. सुनो, अपने को बोला था A डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू आइदर F और D. यहां पे A अपना D के बगल में खड़ा हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है. समझ में आया क्या? अच्छा, A अपना F या D के बगल में नहीं होना चाहिए, F अपना यहां पे A और D के बगल में नहीं है, चलेगा. C अपना D के बगल में नहीं होना चाहिए, C अपना D के बगल में यहां पे नहीं है, चलेगा. मतलब दिस इज वन वैलिड अरेंजमेंट. डिड यू अंडरस्टैंड? तो आई एम इरेजिंग द फर्स्ट वाला अरेंजमेंट. आई होप यू गेट दिस अप्रोच. हाँ या ना? अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अच्छा सर एक केस आ गया, अब बाकी माथा ही नहीं लगाएंगे. ठीक है, अब इसी के अनुसार आंसर कर देंगे. बट इट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे पॉसिबल केसेस बना के ही अपना कंक्लूजन दें. जैसे नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से सुनना. अब मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर वाला ही चीज उठाऊंगा, FBD सर्कल किया हुआ, किसके साथ? CEA के साथ. तो सर अपने ऐसे कर सकते हैं, पहले FBD उठा लिया फिर CEA, या पहले CEA उठा लिया उसके बाद FBD. समझ में आ रहा है क्या? सर ये ऊपर में जो आपने अरेंजमेंट लिखा है ये पॉसिबल नहीं होगा. क्यों? रीजन? C और D बगल बगल में नहीं हो सकता. यहां पे तो C और D बगल बगल में है, तो ये चलेगा नहीं. सर ये वाला भी पॉसिबल नहीं है. क्यों? A और F साथ में नहीं हो सकता, तो यहां से मेरे को कोई पॉसिबिलिटी मिला ही नहीं, इसको इरेज कर देते हैं. ठीक है, तो कैन आई से दैट लेफ्ट साइड में मैंने ऊपर वाला FBD के साथ सारा पॉसिबिलिटीज देख लिया है ना? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं नीचे वाला DBF उठाऊंगा. ये DBF किसके साथ उठाऊंगा? मैं AEC के साथ पहले उठाऊंगा. तो सर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, DBF AEC लाइक दिस, या सर पहले AEC उसके बाद DBF लाइक दिस. पॉसिबिलिटी तो ये दो ही बनेगा ना. आपको सिखा रहा हूं कैसे पॉसिबिलिटी बनाते हैं, कैसे केस बनाते हैं. सर पहला वाला चलेगा नहीं, बिकॉज A और F बगल बगल में हो गया. नेक्स्ट वाला भी नहीं चलेगा सर, C और D बगल बगल में हो गया, ये दोनों वेस्ट हो गया. ठीक है, अच्छा अब फाइनल केस कैसे बनाओगे स्टूडेंट्स, बताओ कैसे बनाओगे फाइनल केस? बोलो. अपने बोलेंगे DBF उठाना है किसके साथ? CA के साथ. तो DBF CEA ऐसे, या CEA DBF ऐसे. बात समझ में आ रहा है क्या? इज दैट ओके और नॉट? हां ना बताइएगा प्लीज. अब ऊपर वाला देखते हैं. सर A मेरा F या D के बगल में नहीं होना चाहिए. ठीक है, अच्छा यहां पे A अपना किसके बगल में? F नहीं है भाई, ये E है. वो टन गया लाइन थोड़ा. F तो बगल में दिख रहा है ना, ये B के बगल में F है. हाँ या ना? प्लीज ये उल्टा पुल्टा मत कर दीजिएगा. यहां पे देख लो, यहां पे A के बगल में E है, चलेगा भाई चलेगा. ठीक है, अच्छा C बगल में नहीं होना चाहिए D के, तो यहां पे C D के बगल में नहीं है, मतलब दिस इज अ वैलिड अरेंजमेंट. दिस वाज अ वैलिड अरेंजमेंट ऑलरेडी. लास्ट वाला वैलिड अरेंजमेंट है क्या? नहीं, A और D बगल बगल में नहीं हो सकता. यहां पे A और D बगल बगल में हो रहा है. प्लीज लीव दिस. मतलब देयर आर टू केसेस पॉसिबल, देयर आर टू अरेंजमेंट्स पॉसिबल. आपके सामने है वो. ठीक है, अपने को क्या बताना है? F इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ चिल्ड्रेन. पहला केस अगर देखोगे, F किसके किसके बीच है बताओ तो? B एंड C. और नेक्स्ट वाले केस में C एंड B. मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों ही अरेंजमेंट्स में F अपना B एंड C के बीच में ही है? तो मेरा कॉन्क्रीट आंसर, फिक्स आंसर यही होगा B एंड C. बात समझ में आया क्या? तो अपने किसके साथ जाएंगे? सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, B एंड C के साथ. डू यू गेट द अप्रोच फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो? ठीक है, अच्छा अगर आंसर कुछ ऐसा आ जाता, सपोज पहला केस में आंसर आ गया B एंड C, सेकेंड केस में आंसर आ गया B एंड E, तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता. क्यों कैन नॉट बी डिटरमाइंड? बिकॉज पहला अरेंजमेंट में अलग आंसर आ रहा है, सेकंड अरेंजमेंट में अलग आंसर आ रहा है, तो अपने कैन नॉट बी डिटरमाइंड के साथ जाते. और वैसा इंस्टेंस में वैसा क्वेश्चन अगर होता तो अपने को ऑप्शन देता भी वो लोग कैन नॉट बी डिटरमाइंड का. समझ में आ गया क्या? बढ़िया. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कंफर्टेबल है क्या? एक बार प्लीज मेरे को बताइए. टिल नाउ आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. आगे मूव करता हूं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर में. प्लीज हैव अ रीड. अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया ना,
तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं 95% बच्चा लोग क्वेश्चन को स्किप करेगा, क्योंकि इतना बड़ा पैराग्राफ है, कोई माथा ही नहीं लगाएगा। पहले से ही परसीव कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि भाई बड़ा पैराग्राफ है मतलब टफ क्वेश्चन, बट ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं एक साथ। संपद आप ध्यान दे रहे हैं क्या? अच्छा देखो सब लोग ध्यान से। देयर आर 8 बुक्स केप्ट वन ओवर द अदर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक किताब रखा हुआ है। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 बाय 1 एक के ऊपर एक किताब रखा हुआ है, ठीक है। क्या ये लीनियर अरेंजमेंट है? हां ये लीनियर अरेंजमेंट है। लीनियर अरेंजमेंट का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में अरेंजमेंट। यहां पे स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है। समझ में आ रहा है क्या? वो भी चलेगा। सो दिस फॉल्स अंडर लीनियर अरेंजमेंट ओनली। व्हाट एल्स? अपने को क्या बोला है? टोटल 8 किताब है। देयर आर 2 बुक्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, 2 बुक्स ऑन TQM, 3 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, 1 बुक ऑन इकोनॉमिक्स। इसको आप बस ऐसे अंडरलाइन करके रखिए, अभी कुछ नहीं करना है। मतलब 8 किताबें कौन कौन सी है वो ये लोग बताया है यहां पे। अब बोले काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, अगर हम ऊपर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो द सेकेंड, 5th एंड 6th बुक्स आर ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। मतलब ये पहला, ये दूसरा वाला बुक इंडस्ट्रियल रिलेशन। शॉर्ट फॉर्म में लिखना। बहुत सारा स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं पूरा पूरा स्पेलिंग लिख रहा है। तुमको कोई मार्क्स देगा पूरा स्पेलिंग लिखने का इंडस्ट्रियल रिलेशंस का? नहीं, शॉर्ट फॉर्म हमेशा IR, सिंपल। तो ऊपर से सेकंड नंबर हो गया, 3rd 4th 5th नंबर यहां पे हो जाएगा इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एंड 6th नंबर भी हो जाएगा इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो ये वाला स्टेटमेंट इज टेकन केयर ऑफ। फ्रॉम द टॉप 2nd 5th एंड 6th आर ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। शुभो, एम आई क्लियर? सिद्धार्थ, प्राची, ठीक है। अच्छा और क्या बोला है? 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर बिटवीन 2 बुक्स ऑन TQM। मतलब ये जो 2 ठो किताब है ना बैक टू बैक इंडस्ट्रियल रिलेशन का, ये किसके बीच है? 2 किताब TQM के बीच है। इसका मतलब यहां पे TQM होगा और यहां पे TQM होगा। बात समझ में आ रहा है क्या आपको? एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं। 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन जो अकेले पड़ा हुआ है, देख रहे हो, इज बिटवीन 2 बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। मतलब ये इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है 2 ठो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बीच में है। एक ही स्लॉट बच गया, बॉटम वाला स्लॉट, जो कि इकोनॉमिक्स के लिए बचा, क्योंकि एक किताब इकोनॉमिक्स का ही बचा है। प्लीज वेरीफाई कर लीजिएगा। अपना 2 किताब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का था, ब्लैक कलर में हो गया है। 2 बुक्स आपका TQM का था, हो चुका है ब्लू कलर में। एंड 3 बुक्स आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस का था, वो आपका रेड कलर में हो गया है। तो बॉटम वाला अपना क्या हो जाएगा? इको हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? बोला है while the book above the book of economics is a book of TQM। ये नहीं भी बोलता तो भी चलता, ये तो ऑलरेडी पता है कि फाइनल स्टेज में अपने को नीचे इकोनॉमिक्स ही डालना है और उसके ऊपर में TQM की किताब रखी हुई है। Which book is the last book from the top? अगर मैं टॉप से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो आप देख सकते हो एकदम लास्ट बुक कौन सा है? इकोनॉमिक्स। मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा, इकोनॉमिक्स के साथ। आई होप यू कैन फॉलो वेरी वेल एवरीबॉडी। आफिया समझ में आ रहा है? अंशिका, आयुष, संपत, क्लियर है? गिरिराज, ठीक है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। ये हो गए फर्स्ट 5 क्वेश्चंस डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारा बच्चा लोग बताएं क्या करता है, जो नादानी होता है कुछ कुछ स्टूडेंट्स में, ये नादानी होता है। बताता हूं क्या नादानी है। सर ईस्ट डायरेक्शन तो यही होता है, हाँ या ना? तो ईस्ट डायरेक्शन ये होता है, तो सबको ऐसे खड़ा करेंगे। मतलब एक जन को यहां पे खड़ा, एक जन को यहां पे खड़ा, समझ रहे? एक जन को यहां पे खड़ा, एक जन को यहां पे खड़ा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि ये लोग ईस्ट में फेस कर रहे हैं, करेक्ट? तो जो भी पर्सन होगा, सपोज P, उसको मैं यहां लिखूंगा, Q को यहां लिखूंगा, R को यहां लिखूंगा, S को यहां लिखूंगा। अगर आप इस वे से डायग्राम बनाएंगे ना, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। एम आई क्लियर? सो व्हाट यू हैव टू डू इज, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैं आपको एक छोटा सा चीज बता रहा हूं जो डायरेक्शन सेंसिंग में भी आपको मैं सिखाऊंगा। डायरेक्शंस को एडजस्ट करना, डायरेक्शंस को मैनिपुलेट करना, एडजस्टमेंट ऑफ डायरेक्शंस। क्या होता है वो? सर नॉर्मल में अपना ऊपर वाला डायरेक्शन क्या होता है सिद्धार्थ? नॉर्थ। नॉर्थ के ऑपोजिट हमेशा साउथ होगा, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा? साउथ।
सर ये वाला डायरेक्शन ईस्ट होता है और ईस्ट के ऑपोजिट हमेशा वेस्ट होगा, समझा क्या? अब मैं नॉर्मली जब भी एक स्ट्रेट लाइन में लोगों को खड़ा करता हूं या बैठाता हूं तो मैं नॉर्मली क्या एज्यूम करता हूं? मैं नॉर्मली एज्यूम करता हूं कि सब लोग ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं। क्यों ऐसा एज्यूम करता हूं? बिकॉज अगर सब लोग ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं तो लेफ्ट अपना नॉर्मल लेफ्ट और राइट अपना नॉर्मल राइट रहता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आता अपने को, है ना? तो अपने क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने को बोला सब लोग ईस्ट फेस कर रहे हैं, सब लोग ईस्ट फेस कर रहा है, मैं यही मान के चलूंगा कि सब लोग ऊपर ही फेस कर रहा है सो दैट मेरा लेफ्ट राइट का डिसीजन इंटैक्ट रहे, चेंज नहीं हो। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया? इसका मतलब मैंने यहां पे ऊपर वाले डायरेक्शन को ईस्ट मान लिया फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहां पे मैं डायरेक्शन को एडजस्ट करना सिखा रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ये आगे भी इस एक्सरसाइज में काम आएगा तो सीख लेना। अभी यहां पे डायरेक्शंस कैसे एडजस्ट हुआ? सर ऊपर वाला डायरेक्शन आपने ईस्ट बना दिया तो उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। अब सर ऊपर वाला ईस्ट कैसे बना होगा? सर ये नॉर्मल ईस्ट को आपने इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया होगा, एक स्टेप शिफ्ट किया होगा, तो नॉर्थ भी इस सेम डायरेक्शन में यहां पे शिफ्ट हुआ होगा। तो सर यहां पे कौन आ गया होगा? यहां पे आपका आ गया होगा नॉर्थ, एंड नॉर्थ के ऑपोजिट यहां पे कौन आ गया होगा? साउथ। बात समझ में आ रही है क्या? आयुष, डिड यू अंडरस्टैंड द एडजस्टमेंट? Is the adjustment of directions clear? This will be used in direction sensing chapter also and in this chapter also. Am I comfortable? Very good. तो अब अगर क्वेश्चन में बाई चांस कहीं पे वेस्ट बोला तो वेस्ट मतलब कौन सा डायरेक्शन होगा? नीचे, क्योंकि ईस्ट मैंने ऊपर लिया है। क्लियर है क्या? अच्छा, ये डायरेक्शन अपने को फॉलो करना है हमारे इस सवाल के अंदर। देखते हैं। अब लेफ्ट राइट का कॉनोटेशन सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि मैंने सबको ऊपर पॉइंट करवाया है, ठीक है? पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, विपिन एंड चवन। ये जानबूझ के नाम उल्टे पुल्टे दिए जाते हैं सो दैट स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है? एक बार तो मैंने नाम ऐसे भी दिया था, अमन, बमन, चमन, दमन, ठीक है? तो ऑब्वियसली जब ऐसा राइमिंग वाला नाम आता है ना तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा टाइम वेस्ट करता है, मतलब दे फाइंड इट फैसिनेटिंग एक्चुअली, ठीक है? बट फैसिनेटिंग ढूंढना नहीं अपने को एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट? तो यहां पे P इज टू द लेफ्ट ऑफ, सुनना ध्यान से, P अपना खड़ा हुआ है लेफ्ट साइड में, कितना लेफ्ट नहीं पता, इमीडिएट लेफ्ट या गैपिंग में, T, V और C से। मतलब ये तीन जन T, V, C किस सीक्वेंस में खड़ा है मेरे को नहीं पता, हां उसके लेफ्ट साइड में जरूर P खड़ा है समवेयर। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है? व्हाट एल्स? अच्छा, उसके बाद T, V एंड C आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। T, V एंड C मतलब ये लोग नकुल के लेफ्ट में, मतलब नकुल यहां पे होगा तभी उसके लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं TVC है, करेक्ट? अच्छा, C इज बिटवीन T एंड V। अब इसका मतलब ये है C इज बिटवीन T एंड V का मतलब ये तीनों जन एक साथ हैं, वो तो आपको दिख भी रहा है कि C, T और V तीनों एक साथ है, बट C बीच में होना चाहिए। C का होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब बोला है इफ विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लिसन, यहां पे तीन जन को इरेज कर रहा हूं, किसको? टीवीसी को, ठीक है? अच्छा, इसको इरेज कर रहा हूं, लेफ्ट एंड से नंबरिंग करना है। ये हो गया 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर, 5 ही जन है ना? अच्छा, बोला है विपिन जो है ना V, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से काउंटिंग किया मैंने, फोर्थ नंबर पे अपना कौन हो जाएगा? V हो जाएगा, करेक्ट है? और मेरे को बोला गया था C इज बिटवीन T एंड V, तो C यहां पे होना चाहिए, T यहां पे होना चाहिए, तभी हम C को T और V के बीच में कर पाएंगे। गॉट इट? माय अरेंजमेंट इज कंप्लीट। बोला हाउ फार इज तवन फ्रॉम द राइट, मतलब राइट साइड से काउंटिंग करोगे तो तवन कौन से नंबर पे है? अगर आप राइट साइड से काउंटिंग करोगे, जस्ट अ मोमेंट, अगर आप राइट साइड से काउंटिंग करोगे तो अपना तवन 1, 2, 3 चौथे नंबर पे है, तो मैं क्या बोलूंगा? फोर्थ के साथ जाऊंगा, नन ऑफ दीज के साथ। क्या मैं क्लियर हूं? हाँ या ना? आप लोगों को इजी लग रहा है, टफ लग रहा है? इजी लगना चाहिए अपार्ट फ्रॉम सम सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 6 persons MNOPQR are sitting in 2 rows with 3 persons in each row. Both the rows are in front of each other. ठीक है? तो एक लेवल यहां पे ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सिचुएशन कुछ ऐसा है, आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? एक बार बताना मेरे को। 3 जन यहां पे, 3 जन यहां पे, ये लोग आमने सामने एक दूसरे को फेस कर रहा है, मतलब ऊपर वाला लोग नीचे फेस करेगा
एंड नीचे वाला लोग ऊपर फेस करेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड देयर आर 6 पीपल, MNOPQR. सुमित, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब बोला है Q is not at the end of any row. Listen, Q is not at the end of any row का मतलब है कि Q अपना बीच में बैठा है, हाँ या ना? Q कौन सा रो में है मेरे को नहीं पता, बट Q कोने में नहीं बैठा है, मतलब Q बीच में बैठा है. यहां से दो केसेस इमर्ज हो जाएगा. संपद, आर यू फॉलोइंग और नॉट? कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्लास प्लीज. यहां पे अपना दो केसेस इमर्ज हो जाएगा. मैं दो केसेस बना देता हूं, सेकेंड डायग्राम बना देता हूं. ये लोग नीचे देख रहे हैं, ये लोग ऊपर देख रहे हैं. पहला डायग्राम में मेरे को Q को बीच में रखना है, तो मैं Q को यहां पे रख देता हूं, ठीक है. सेकेंड पॉसिबिलिटी Q को बीच में रखने का यहां पे है. सो देयर आर टू केसेस, आई विल मेक टू केसेस, नॉट अ प्रॉब्लम. बहुत बार तो स्टूडेंट्स लोग का आंसर गलत इस चक्कर में हो जाता है कि वो लोग केस एक ही बनाते हैं, जबकि दो केस रहता है. जितना केस है बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट बोला P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R. क्या बोला है सर? P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R. इसका मतलब ये कंफर्म है दैट P और R सेम रो में प्रेजेंट है, हाँ या ना? बोला है P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R. ये तभी पॉसिबल है जब P और R सेम रो में प्रेजेंट है, हाँ या ना? ठीक है, याद रखना ये. अच्छा, O इज द नेबर ऑफ Q एंड डायगनली ऑपोजिट टू P. ठीक है. N इज द नेबर ऑफ R. ठीक है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व बताइए. O इज द नेबर ऑफ Q, तो O इज द नेबर ऑफ Q का मतलब ये हो गया कि Q के बगल में तो दो जगह है, हाँ या ना? तो कैसे बनाए? फर्दर केस में तोड़ना पड़ेगा या इसी से काम चल जाएगा? बोलो, क्या हुआ? हो जाएगा. कैसे हो जाएगा? तो आप मेरे को बताइए. O इज द नेबर ऑफ Q अगर बोला है तो मैं O को कहां पे बैठाऊं? मैं फर्स्ट केस में O को यहां पे भी बैठा सकता हूं, यहां पे भी बैठा सकता हूं, हाँ या ना? आई कैन मेक हिम सिट एनीवेयर, क्योंकि नेबर है, उसका पड़ोसी है, बगल में बैठ रहा है. वैसे यहां पे नीचे वाला में O को मैं यहां पे भी बैठा सकता हूं, यहां पे भी बैठा सकता हूं. ठीक है, तो कैसे करेंगे? क्या हुआ? और दो केस एडिशनल केस बनाएंगे फॉर क्लैरिटी. कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे बनाइए प्लीज. आप दो केसेस बनाइए ना. यहां पे जगह तो मेरे को दिख नहीं रहा है, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा नीचे चलो. ठीक है, मैं यहां पे बना देता हूं, मैं मिटा दूंगा थोड़ी देर बाद. 1 2 3, 1 2 3. पहले यहां पे Q को बना रहा हूं. मैंने फर्स्ट केस का रेप्लिका बनाया है, वो ब्लैक वाला, समझ में आ रहा है ना? एंड यहां पे मैं बना देता हूं और रेड वाले केस का रेप्लिका बना देते हैं यहां पे. 1 2 3, 1 2 3. यहां पे Q को बनाया. ठीक है, ध्यान से सुनना. O इज द नेबर ऑफ Q, बगल में बिठाना है. यहां पे O को यहां बिठाया, इस वाले केस में यहां बिठाया. समझा क्या? दो पॉसिबिलिटी. यहां पे O को यहां बिठाया लेफ्ट साइड में Q के, O को यहां बिठाया. डन. और क्या बोला था? O इज द नेबर ऑफ Q एंड डायगनली ऑपोजिट टू P. तो O के डायगनली ऑपोजिट यहां पे P बैठेगा. O के डायगनली ऑपोजिट यहां पे P बैठेगा. O के डायगनली ऑपोजिट यहां पे P बैठेगा. यहां पे डायगनली ऑपोजिट यहां पे P बैठेगा. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. अच्छा, अब क्या बोला है? N इज द नेबर ऑफ R. अच्छा, उसके पहले N इज द नेबर ऑफ R के पहले मैं आपको बता देता हूं. एक बात बताइए, एक स्टेटमेंट था P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R. डू यू रिमेंबर? P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, मतलब R के लेफ्ट साइड में सेकेंड नंबर पे कौन है? P है. R के लेफ्ट साइड में सेकेंड नंबर पे कौन है? P है. अब आप एक बात बताओ, क्या फर्स्ट केस चलेगा? फर्स्ट केस चलेगा नहीं, क्योंकि अगर मेरे को P को क्या बताना है? P सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, मतलब R को तो यहां पे बैठाना पड़ेगा ना, तभी उसके लेफ्ट साइड में P हो पाएगा, बट उस साइड तो जगह ही नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज वाई फर्स्ट केस इज रिजेक्टेड. एम आई क्लियर विद दैट? इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं. अच्छा, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट केस? अच्छा, अब जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं ऊपर फेस करता हूं तो मेरा लेफ्ट नॉर्मल लेफ्ट, राइट नॉर्मल राइट होता है ना? बट अगर मैं ऑपोजिट फेस करता हूं नीचे, तो मेरा लेफ्ट नॉर्मल लेफ्ट नहीं, इस तरफ हो जाएगा ऑपोजिट, हाँ या ना? और राइट इस तरफ हो जाएगा ऑपोजिट. समझा? क्लियर? ठीक है, अब सुनो. यहां पे P सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R. मैं R को अगर यहां पे बिठाया, R अगर ऊपर की तरफ देखता, तब तो ये डायरेक्शन क्या होता? राइट. वो तो नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट. तो R के फर्स्ट टू द लेफ्ट में, सेकेंड टू द लेफ्ट में P बैठा है. दिस इज अ वैलिड सिचुएशन. एम आई कंफर्टेबल? सबको समझ में आ रहा है क्या? पक्का? अच्छा, नीचे केस पे आ जाते हैं.
सर यहां पे तो ये लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, तो आर को अगर यहां बैठाएंगे तो आर तो ऊपर देख रहा है, तो उसका लेफ्ट इज नॉर्मल लेफ्ट। आर के फर्स्ट टू द लेफ्ट सेकंड टू द लेफ्ट में अपना पी है, चलेगा नहीं चलेगा? ठीक है सर, यहां पे अगर नीचे देखा जाए, मतलब लास्ट वाला केस जो ये बनाया हुआ है, आर को मैं अगर यहां पे बैठाऊं वो नीचे देख रहा है, अगर वो ऊपर देखता तो ये वाला डायरेक्शन क्या होता? लेफ्ट। नीचे देख रहा है तो ये वाला डायरेक्शन क्या है? राइट। तो बेसिकली यहां पे आर के राइट साइड में पी है, मतलब P इज ऑन द राइट साइड ऑफ R, जबकि P इज टू द लेफ्ट ऑफ R होना चाहिए। सो ये लास्ट वाला केस भी रिजेक्टेड है, समझा क्या? बना 4 केस, एग्जिस्ट कर रहा है 2 केस, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूं। आयुष ये बात समझ में आया? इसको मैं हटा देता हूं। एम आई क्लियर? यस राधिका क्लियर है? इसको हटा देते हैं, जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा क्लीन कर देता हूं। यस, 2 केसेस आर लेफ्ट विथ मी, व्हाट एल्स? अच्छा, अपने को क्या बोला था? n इज द नेबर ऑफ r, n इज द नेबर ऑफ r, मतलब r के बगल में n बनाना है, r के बगल में n बनाना है। कौन बच गया? m फॉर मुंबई बच गया, तो यहां पे m बना देते हैं, यहां पे m बना देते हैं। अपने से क्वेश्चन पूछा है हु इज इन फ्रंट ऑफ n, n के आमने सामने। अगर फर्स्ट केस देखोगे n के आमने सामने q है, सेकेंड केस में भी आमने सामने q है, तो मैं किसके साथ जाऊंगा? q के साथ जाऊंगा, सेकेंड ऑप्शन के साथ, बिकॉज सारे पॉसिबल केसेस में आई एम गेटिंग द सेम आंसर। गॉट द आइडिया और नॉट? यस और नो? ठीक है, सो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 8 एवरीबॉडी। मैं नीचे वाला केस मिटा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इसको हटा देते हैं। एक्चुअली ऑनलाइन में नैतिक का कहना है सर वी नो दैट एन पी एंड आर are in the same row, so why can't we take the first 2 cases? You can take the first 2 cases. Actually explanation के हिसाब से अच्छे से आप लोगों को केस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आए, केस जनरेशन समझ में आए, दैट इज वाई मैंने पूरा चारों केस का एनालिसिस किया एंड फिर 2 रिजेक्ट करके वी मूव्ड अहेड विद द 2 केसेस। आई होप दैट इज क्लियर। आइदर वेज आपका आंसर क्यों ही होता, यू आर राइट अबाउट दैट, एब्सोल्युटली। Please try question number 8 everybody. ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक बार प्लीज कंफर्म करिएगा, आप लोग को अभी तक क्लियर होना चाहिए, देयर शुडंट बी एनी डाउट एट ऑल। एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग एनालिसिस चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नैतिक, सृजिता, दिशा एंड एवरीबडी एल्स। हो गया ज़ारा? सुमित हो गया ये वाला? कितना लोग का हो गया? हाथ उठाओ तो। क्या आंसर आया? अच्छा, ए आ रहा है। देखो 6 persons A B C D E F are sitting in 2 rows, 3 in each row. E is not at the end of any row. D is second to the left of F. C the neighbor of E is sitting diagonally opposite to D. B is the neighbor of F. कितना लोग पूरा अरेंजमेंट बनाए हैं? मतलब पूरा अरेंजमेंट मतलब वो 6 जन का पोजिशनिंग करके बना दिए। लगभग सब लोग बनाए, मैं भी बनाऊंगा, बट मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूं यहां पे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि पूरा अरेंजमेंट बनाए बगैर भी आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ये वैसा टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे, ध्यान दीजिए। आप एक बात बताओ मेरे को, मेरे से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन वन ऑफ द 2 रोज, मतलब 2 रोज में से कोई एक रो में कौन कौन प्रेजेंट है बताओ। तो आप बात समझना, यहां पे अपने को एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट नंबर 2, D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। इसका मतलब ये क्लियर है दैट D एंड F अपना एक ही रो में प्रेजेंट होगा, हाँ या ना? ठीक है, अच्छा अब बोला है B इज द नेबर ऑफ F, मतलब B अपना F के बगल में बैठा है, मतलब D F के साथ B, मतलब ये 3 जन एक ही रो का हिस्सा है, हाँ या ना? और मेरे से क्वेश्चन में यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन वन ऑफ द 2 रोज। आंसर इज ऑप्शन ए, आई डिडंट मेक द होल अरेंजमेंट। Do you understand? So many a times it will happen like this also, कि without even making the whole arrangement you can answer the question. But because this is a class, तो अपने को पूरा चीज डिटेलिंग में डिस्कस करना है, तो वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं, 2 मिनट लगेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनो, सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट है लास्ट वाले सिनेरियो जैसा।
कि भाई 6 लोग हैं जिसमें से अपने 3-3 जन करके बैठे हुए हैं एंड यहां पे कुछ लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, फेसिंग ईच अदर, 3 पर्संस इन ईच रो, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। अच्छा, अब अपने को यहां पे ये मालूम चल गया कि डी, बी और एफ एक रो में बैठे हैं, तो बचे हुए 3 लोग दूसरे रो में बैठे हैं। कौन से बच गए लोग? ए, सी और ई। तो एक रो में एसीई है, एक रो में डीबीएफ है या ना? अच्छा, अब यहां पे कितना केसेस बनाया आप लोग? 2 या 1? एक। कितना लोग एक केस बनाया? एक केस से हो जा रहा है क्या? अच्छा, चेक कर लेते हैं। यस, देखो जब भी इस टाइप का अरेंजमेंट होता है ना कि देयर आर 6 पर्सन सिटिंग इन 2 रोज, 3 इन ईच रो, तो नॉर्मली फेसिंग ईच अदर ही होता है। अगर नहीं भी दिया हुआ है, विल अज्यूम दैट, वो स्पेसिफाई नहीं करेगा वो लोग, ठीक है। जैसे यहां पे टोटल 6 जन 2 रोज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लास्ट क्वेश्चन में बोल दिया था कि आमने सामने एक दूसरे को फेस कर रहा है, यहां पे नहीं बोला, एज्यूम करके चलना पड़ेगा। जैसे जब कुछ भी नहीं बोलता है, एक स्ट्रेट लाइन में अरेंजमेंट करना होता है, अपने नॉर्थ एज्यूम करके चलते हैं, तो यहां पे भी एज्यूम करके चलना पड़ेगा। हाँ बोलिए अनुराग, क्या बोल रहा है? हाँ, बेसिकली आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे सी जो है वो डायगनली ऑपोजिट है। डायगनली ऑपोजिट मतलब एक तरीके से आमने सामने वाला ही हिसाब बोल रहा है ना। डायगनली ऑपोजिट मतलब लाइक दिस और लाइक दिस, तो वहां से यू कैन गेट एन इंडिकेशन ऑल्सो कि भाई ये लोग आमने सामने एक दूसरे को फेस करके बैठे हैं। बट जो भी हो, नहीं बोला है, एज्यूम करेंगे इस टाइप का सीटिंग में, ठीक है, ऑलवेज। व्हाट एल्स? ध्यान से सुनो, यहां पे मैं 2 केसेस से स्टार्ट करता हूं। अपने को बोला E इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, मतलब E तो बीच में बैठेगा ना, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो तो, प्लीज थोड़ा सा फोकस करिएगा क्लास के अंदर में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट लोग यहां पे नंबर खोता भी है, ये टॉपिक में और ब्लड रिलेशन में, दोनों टॉपिक में खोता है। हाँ, क्या हुआ? हाँ हाँ, हम कर देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 केस बना रहे हैं इनिशियली, एक रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस देना चाहता हूं हर एक सवाल का, कैसे मैं केस बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं, कैसे रिजेक्ट केस कर रहा हूं, सब कुछ। यहां पे बोला ई एंड में नहीं होगा, मतलब या तो ई यहां होगा या ई यहां होगा। क्लियर है क्या? बीच में ही होगा, 2 पॉसिबिलिटी। क्लियर? अच्छा, अब मेरे को क्या बोला था, अपने को मालूम है ई वाले रो में कौन कौन प्रेजेंट रहेगा? ए और सी प्रेजेंट रहेगा, मतलब बचा हुआ रो में कौन कौन रहेगा? डी, बी और एफ रहेगा। अपने को बोला था डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, अपने को सेकंड स्टेटमेंट में बोला है डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब सुनो, अगर मैं फर्स्ट केस देख रहा हूं तो डीबीएफ नीचे वाला रो में रहेंगे, मतलब ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ ये लोग यहां पे फेस कर रहे हैं, बोला डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ शुड बी ओवर हियर। ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं, लेफ्ट इज नॉर्मल लेफ्ट, तो यहां से फर्स्ट टू द लेफ्ट, यहां पे सेकंड टू द लेफ्ट, यहां पे डी आ जाएगा। तो डी और एफ आ गया, तो यहां पे बी ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझा या नहीं समझा? वेरएस तुम अगर सेकंड केस में जाओगे तो क्या मिलेगा? सर डी, बी और एफ तो ऊपर वाला रो में रहेगा, ये लोग नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं, हाँ या ना? अब क्योंकि ये लोग नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं, तो ये लोग का लेफ्ट नॉर्मल लेफ्ट नहीं रहेगा, कहां रहेगा सर? राइट साइड में रहेगा। इज दैट ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, अब बोले डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो अगर मैं एफ को यहां पे पकड़ूंगा तो ये फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, यहां पे डी आएगा। अग्री और डिसअग्री? अग्री और डिसअग्री, कोई दिक्कत नहीं है। और एफ और डी आ गया तो यहां पे ऑब्वियसली बी फॉर बैंगलोर आ जाएगा। व्हाट एल्स? मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट ले लिया, मैंने सेकंड स्टेटमेंट ले लिया। बोला सी इज द नेबर ऑफ ई, ई के बगल में बैठा है, सिटिंग डायगनली ऑपोजिट टू डी, तो डी के डायगनली ऑपोजिट में यहां पे सी बैठेगा, ई का नेबर देख पा रहे हो, ठीक है। डी के डायगनली ऑपोजिट में यहां पे सी बैठेगा, ई का नेबर देख पा रहे हो, ठीक है। बी इज द नेबर ऑफ एफ, ये तो पता ही है, बचा हुआ पर्सन अपना ए हो जाएगा, बचा हुआ पर्सन ए हो जाएगा। सो इवेंचुअली आई एम गेटिंग 2 अरेंजमेंट्स आउट हियर। समझ में आया क्या? ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द 2 रोज, इसका आंसर पहले ही आ चुका है। आप चाहे केस 1 देखो, चाहे आप केस 2 देखो, आपका डीबीएफ एक ही रो में है और बचा हुआ रो में एईसी है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद द एनालिसिस। गिरिराज क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले सवाल के ऊपर में, क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज देखिए। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? क्वेश्चन 9 बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 5 boys A1, A2, A3, A4, A5 आर सिटिंग इन अ स्टेयर, सीडी में बैठा है, सीडी में मतलब नीचे ऊपर वाला हिसाब होगा, ठीक है ना। इन द फॉलोइंग वे, A5 इज अबव A1। अब अबव A1 का मतलब इमीडिएटली अबव या कितना अबव नहीं पता, ठीक है। तो अपने बोलेंगे A5 इज अबव A1, इसका मतलब अगर A1 पे पकड़ा
अगर A1 को यहां पे पकड़ा तो A5 इसके ऊपर होगा, मतलब A5 समवेयर ओवर हियर, या तो इमीडिएटली अबव या तो बहुत सारा स्टेप्स के बाद अबव, ठीक है। अच्छा, नाउ शुड वी अटेम्प्ट दिस स्टेटमेंट नाउ? नो, अभी तक मेरे अरेंजमेंट में A1 A5 आया है, A2 A4 का नामो निशान नहीं है, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट अभी अप्रोच ही नहीं करेंगे, समझा क्या? अब नेक्स्ट क्या बोला है? A2 इज अंडर A1, A1 के नीचे में A2 आएगा, कहीं ना कहीं इमीडिएटली बिलो भी हो सकता है, बहुत सारा स्टेप्स बिलो भी हो सकता है। अब क्योंकि A2 आ चुका है तो अब मैं वो स्टेटमेंट पे जा सकता हूं। A4 इज अंडर A2, तो A2 के नीचे कहीं ना कहीं A4 प्रेजेंट रहेगा। और क्या बोला है? एक स्टेटमेंट रह गया, A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, तो A4 को A2 और A3 के बीच में रखना है, तो A3 को यहां पे रखना पड़ेगा, तभी A4 अपना A2 और A3 के बीच में आएगा। बोला हु इज एट द लोएस्ट पोजीशन ऑफ द स्टेयर, A3 के साथ जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ, वेरी मच डूएबल, फैंटास्टिक। आगे चलो, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई बिलीव यू आर ऑल्सो एबल टू फॉलो वेरी वेल। चलिए, 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो। अच्छा, इन अ रो मतलब सब लोग नॉर्थ की तरफ फेस करेगा, ये मैं एज्यूम करके चलूंगा, 5 जन है। S is sitting next to P but not T. K is sitting next to R, who is sitting on the extreme left, and T is not sitting next to K. आप मेरे को केवल इतना बात बताइए दैट आप कौन से स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में बहुत मैटर करता है कि कोई एक स्टेटमेंट ऐसा पकड़े जो डायरेक्टली प्लॉट हो पाए। हां सिद्धार्थ, क्या बोल रहे थे? एक्सट्रीम लेफ्ट वाला, उसको मैं डायरेक्टली प्लॉट कर सकता हूं। किसको? सुनो, K is sitting next to R, who is sitting on the extreme left। मैंने बताया था who refers to the nearest person, सबसे बगल वाला, है या ना? तो अगर यहां पे who के बारे में बात किया है तो who किसको रेफर करेगा? R को रेफर करेगा। क्लियर है क्या? तो R is sitting on the extreme left, मतलब R यहां पे हो गया। चलेगा नहीं चलेगा? अच्छा, अब R से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है क्या? सर K is sitting next to R, K इसके जस्ट बगल में बैठा दो, मस्त है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, फर्स्ट स्टेटमेंट पे एक बार फोकस करिए ना, S is sitting next to P but not T। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा, S is sitting next to P but not T। S को क्या मैं यहां पे बैठा सकता हूं? S को क्या मैं यहां पे बैठा सकता हूं? हाँ या ना? नहीं बैठा सकता ना, क्योंकि अगर S को मैं यहां पे बैठा दिया, बचेगा P और T, जो कि ये दो पोजीशन में बैठेगा। कोई एक में P बैठेगा, कोई एक में T फॉर टॉम बैठेगा, हाँ या ना? तो इससे क्या होगा ना, S मेरा P के बगल में तो हो जाएगा, P फॉर पौंडीचेरी, बट T के भी बगल में हो जाएगा, जबकि मेरे को S T के बगल में नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो इतना क्लियर है दैट मैं S को यहां पे तो नहीं बैठा पाऊंगा, मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं क्रॉस S, मतलब इस पोजीशन में S अलाउड नहीं है। बात समझ में आया? अच्छा, अब इस पोजीशन में कौन कौन आ सकता है? या तो P आ सकता है या तो T आ सकता है, ठीक है। देखते हैं कौन आएगा। अपने को बोला गया है T इज सिटिंग नेक्स्ट टू K, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। T इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू K, मतलब K के बगल में यहां पे T अपना नहीं आ सकता, K के बगल में यहां पे T अपना नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, K के बगल में T आ नहीं सकता, S मेरा यहां पे आ नहीं सकता, कहां पे? फोर्थ वाले पोजीशन में फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो अब बाकी 3 पर्संस का PST का कैसे अरेंजमेंट करेंगे, कोई बता सकता है प्लीज? क्या हुआ? एक जन बोलिए, एक एक करके हैंड रेस करके। यस संपत, SPT। अच्छा, आप बोल रहे हो SPT, और कुछ पॉसिबिलिटी? हाँ, TP एंड S, TP एंड S, TPS हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि K के बगल में तो T बैठ नहीं सकता, K के बगल में तो T बैठ नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, आपको सोचना ऐसे चाहिए, सुनो, आपको सोचना ऐसे चाहिए, सर ये वाला पोजीशन में ना T तो नहीं हो सकता ना, कौन होगा? या तो S होगा या तो P होगा, ठीक है। अच्छा, आप सोचिए ऐसे, सुनो, या तो S होगा या तो P होगा, तो S को मैंने बैठा दिया,
सेकेंड केस मैं पी को बैठा दूंगा, हाँ या ना? अच्छा, अब अगर तुम यहां पे पी को बैठाया, सेकेंड केस देख रहा हूं नीचे वाला, तो यहां पे एस को नहीं बैठा सकता है ना, ठीक है, तो एस यहां पे होना पड़ेगा, तो टी को यहां पे होना पड़ेगा, हाँ या ना? मतलब ये केस आ रहा है एज ऑफ नाउ, ठीक है, पीटीएस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, व्हाट एल्स? अब पीटीएस जो केस आया, क्या ये पॉसिबल है? पहले तो आप ये देख लीजिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों सर? इसलिए बिकॉज एस शुड सिट नेक्स्ट टू पी, एस तो पी के बगल में है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? हाउ टू थिंक, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग में थॉट प्रोसेस बहुत मैटर करता है, वो सिखा रहा हूं आप लोगों को, ट्राई टू ग्रैब दैट। तो सर इसका मतलब ये है दैट इतना कंफर्म हो गया दैट सेकेंड केस पॉसिबल नहीं है, मतलब फर्स्ट केस ही पॉसिबल है। इसका मतलब यहां पे एस ही बैठेगा, हाँ या ना? अब अगर यहां पे एस को मैंने बैठा दिया, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बोला है, तो पी को यहां बैठना पड़ेगा, टी को यहां बैठना पड़ेगा, एस पी टी। बाकी सारा कंडीशन एक बार रीचेक कर लेना, कोई वायोलेट तो नहीं हुआ। सर एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी हो गया है, एस इज नॉट टी के बगल में, एस इज नॉट टी के बगल में चलेगा, ठीक है। उसके बाद टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, टी अपना के बगल में नहीं है, दिस इज अ वैलिड अरेंजमेंट। हु इज आर एडजेसेंट टू एस, एस के बगल में, एडजेसेंट मतलब बगल में, के एंड पी, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, के एंड पी के साथ, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोलकाता पुलिस, ऑप्शन ए इज माय आंसर, हाँ या ना? ठीक है, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10, गुड क्वेश्चन। प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 11 एवरीबॉडी। प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 11 एवरीबॉडी, सब लोग 11 एक बार ट्राई करो ना, हो गया क्या? ठीक। इलेवन ट्राई करो सब लोग। कितना लोग का हो गया 11? सब स्मार्ट है भाई क्लास में, सबसे रिजल्ट चाहिए, सबका रिजल्ट पूछूंगा। नहीं, अच्छा बात है, स्मार्ट है तो होना भी चाहिए। और आप लोग को इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को तो आना भी चाहिए। आई एक्सपेक्ट ऑल्सो कि आप लोग आंसर दें और आपसे सॉल्व हो। कितना लोग का आ गया एक बार बोलो तो। अच्छा, 11 का ऑनलाइन में भी आंसर आ रहा है, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है आप लोग का ऑफलाइन में? सी। अच्छा, एब्सोल्युटली, तो सृजिता का भी और बाकी स्टूडेंट्स का भी 11 का सी ही आ रहा है। देख लेते हैं। 5 सीनियर सिटीजन्स लिविंग इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मिस्टर एम लिव्स इन अ फ्लैट अबव ए। तो ए के ऊपर कहीं ना कहीं एम रहेगा। आई डोंट नो इमीडिएटली अबव या कितना स्टेप्स अबव, नहीं पता। मिस्टर एल इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर जी, ये स्टेटमेंट ऑन होल्ड है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऑन होल्ड है बिकॉज ना तो एल के बारे में नहीं पता और ना तो अपने को जी के बारे में पता। समझ में आ रहा है क्या? एल एंड जी अभी प्लॉटेड ही नहीं है फिगर में। बोला है मिस्टर ए लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर जी, तो ए अगर जी के ऊपर है तो जी कहीं ना कहीं नीचे होगा, कितना नीचे नहीं पता, ठीक है। अब अपने जो हाईलाइट किए थे स्टेटमेंट उस पर वापस आ जाते हैं। मिस्टर एल लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर जी, तो जी के नीचे में कौन हो जाएगा? एल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, व्हाट एल्स? मिस्टर आर लिव्स इन अ फ्लैट बिलो एल, तो एल के नीचे भी आर होगा, एल के नीचे भी आर होगा। हु लिव्स इन द टॉप मोस्ट फ्लैट, पांचों जन का प्लॉटिंग हो गया, टॉप मोस्ट में एम रहता है, मिस्टर मुआन, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलो, तो ये वाला क्वेश्चन भी डन है। 11 वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। इन अ गैदरिंग 7 members are sitting in a row, ठीक है। C is sitting to the left of B but on the right to D। करते हैं, रफ प्लॉटिंग करते हैं, अपने आप जनरेट हो जाएगा, कोई चाप नहीं है। देखो यहां पे अपने को फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है? C is sitting to the left of B, सबको नॉर्थ डायरेक्शन में एज्यूम करूंगा, पॉइंट कर रहे हैं, सो दैट लेफ्ट इज नॉर्मल लेफ्ट, राइट इज नॉर्मल राइट। C is sitting to the left of B, तो यहां पे B बना देते हैं। उसके लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं कौन हो जाएगा? C हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। C is sitting to the left of B but on the right to D, मतलब C जो है
राइट साइड ऑफ डी है, मतलब डी यहां पे होगा तभी उसके राइट साइड में कहीं ना कहीं अपना सी होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। ए इज सिटिंग राइट टू बी, बी के राइट साइड में कहीं ना कहीं यहां पे ए होगा। अच्छा, अब एफ इज सिटिंग राइट टू ई, कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है ये, बिकॉज मेरा डायग्राम में ई और एफ दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, अपने को और क्या बोला? एफ इज सिटिंग राइट टू ई बट लेफ्ट टू डी, मतलब एफ इज सिटिंग लेफ्ट टू डी, डी के लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं एफ बैठा है। और बोला था एफ इज सिटिंग राइट टू ई, मतलब ई यहां पे बैठेगा, उसके राइट साइड में कहीं ना कहीं एफ बैठेगा। 6 जन का प्लेसमेंट हो गया, हम रफ प्लेसमेंट कर रहा है, उससे अपने आप प्लेसमेंट जनरेट हो जाएगा। बोला एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, ई के लेफ्ट साइड में अपना यहां पे एच बैठ जाएगा। 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स सज गए हैं। फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल, डी फॉर दिल्ली, आई विल गो विद द सेकंड ऑप्शन। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। प्लीज ट्राई दीज क्वेश्चंस 13 to 17. It's a great data set to try 13 to 17. प्लीज स्टार्ट करिए, उसके बाद ही मैं डिस्कशन इसका करूंगा। 13 to 17 मेरे को लगता है मैं पूरा जूम आउट कर नहीं पाऊंगा। पूरा जूम आउट करने का मतलब 13, 14, 15, 16, 17 एक साथ स्क्रीन पे आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल अनफॉर्चुनेटली। तो यू ऑल हैव द बुक्स एक्चुअली, प्लीज रेफर टू द बुक्स। 13 to 17 का डेटा आपके सामने है, वो पिंक वाला पैराग्राफ। प्लीज स्टार्ट करिए, आंसर प्रॉम्प्ट मत करिएगा, बहुत बढ़िया डेटा सेट है, दिमाग लगाइए, सॉल्व करिए प्लीज। 13 to 17 एक बार अरेंजमेंट बन गया, 5 क्वेश्चन हाथ की हाथ बन जाएगा 13 से 17 तक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई करो, आपका आंसर आ जाने से मेरे को सीक्वेंस में टाइप करके दीजिएगा इन द लाइव चैट 13 से लेके 17 तक। मैं क्लास के अंदर में अपना व्हाट्सएप नंबर रिपीट कर दे रहा हूं फॉर ऑल द ऑफलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो। इट्स 9748133551. You can WhatsApp me in case you have any doubts. I will definitely get back to you and I'll clear the doubts. तो ये नंबर आप लिख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन में अटेंड कर रहे हैं, जो ऑफलाइन में अटेंड कर रहे हैं। अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है, प्लीज मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9748133551. You can ping me upon WhatsApp in case of any doubt. नहीं था नंबर? तुम तो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, हम तो क्लास में बोला हुआ है सुमित काफी बार, डाउट नहीं होता। आदर्श खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। सुमित कर लिया क्या? 5 हो गया? हाँ, आंसर निकाल लो, मतलब अरेंजमेंट बन गया है। कितना केस बना, 1 या 2? एक ही केस है क्या? ठीक। अभिषेक हो गया क्या? सृजिता का भी हो गया है ऑनलाइन में, गुड। ऑफलाइन में कितना लोग का हो चुका है, एक बार हाथ उठाना। तो 2 ही जन का हुआ है। आई विल वेट फॉर 2 to 3 minutes मोर। सिद्धार्थ, यू आर सॉल्विंग? अंतरा, यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? मैथिली समझ में आ रहा है सारा?
आई डिस्कस आफ्टर 2 मिनट्स पूरा सेट, पांचों क्वेश्चंस 13 to 17. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग का आंसर आने से दीजिएगा. सृजिता हैज गिवन द आंसर इन ऑनलाइन. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू गिव द आंसर. अगर आ गया हो तो सारे क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शन आप मेंशन कर सकते हो. अंशिका हो गया क्या? आदर्श खुद से बनाइए, मैं तो बनाऊंगा ही, सुमित का हेल्प मत लो. हो गया? चलिए डिस्कस किया जाए इसको. देखिएगा प्लीज. सबसे पहले A to H मतलब 8 लोग हैं, ABCDEFGH. ठीक है, सीट बना देता हूं यहां पे. 1 2 3 4 5 6 7 8. सब लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट. दे आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन. C sits fourth to the left of G and D sits second to the right of G. This is the most important information. ठीक है, ये दोनों लाइन C sits fourth to the left of G and D sits second to the right of G. बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? बार बार G के बारे में बोला जा रहा है तो G का प्लेसमेंट बहुत नेसेसरी है. आपको रफ में करके दिखाता हूं. मैं G को ना यहां पे यहां पे यहां पे या यहां पे रख ही नहीं पाऊंगा. क्यों? अगर मैं G को यहां पे रखता हूं तो C सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ G, मतलब लेफ्ट ऑफ G में तो जगह ही नहीं है भाई, तो कहां पे प्लेस करेंगे? हाँ या ना? सर G को यहां पे भी नहीं रख पाएंगे बिकॉज अदरवाइज उसके लेफ्ट साइड में एक ही जगह है, जबकि C को कहां बैठाना है? फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ G. नॉट पॉसिबल. सर ये भी नहीं रख पाएंगे बिकॉज G के लेफ्ट साइड में दो ही जगह है, तो फोर्थ टू द लेफ्ट कर नहीं पाएंगे. सर G को यहां पे भी नहीं बैठा पाएंगे. हाँ या ना? क्योंकि यहां पे बैठाने से फर्स्ट सेकेंड थर्ड टू द लेफ्ट ही हो पाएगा, फोर्थ टू द लेफ्ट नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब G को बैठाना हम लोग स्टार्ट कहां से करें? आप लोग बोलेंगे सर G को बैठाना स्टार्ट अपने को करना चाहिए यहां से, राइट? तभी तो फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट कौन बैठेगा? C. बट सर यही इकलौता पोजीशन G का पॉसिबल नहीं है, और भी पॉसिबिलिटी है, मैं आपको दिखलाऊंगा. बट उसके पहले D sits second to the right of G. First to the right of G, second to the right of G कौन हो जाएगा? D for Delhi हो जाएगा. समझ में आया क्या? अब सर इसके अलावा एक और पॉसिबल केस है जो मेरे को बनाना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. अगर मैं G को यहां पे प्लेस करता हूं एक स्टेप फर्दर आगे, ठीक है ना, तो आप एक बात बताइए, फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट कौन हो जाएगा? C. फर्स्ट टू द राइट, सेकेंड टू द राइट कौन हो जाएगा? D. समझ में आ रहा है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी G के लिए नहीं है, बिकॉज अगर आप G को सपोज एक और केस बना के यहां पे डालते हो तो उसका सेकेंड टू द राइट में जगह ही अवेलेबल नहीं होगा D फॉर दिल्ली के लिए. कितना लोग ये दो केस बनाया था स्टार्टिंग में? हाथ उठाना. काफी कम लोग बनाया था. अगर आप लोग एक ही केस बना के सॉल्व किए हैं, गलत हैबिट है, आपको बनाना पड़ेगा दोनों केस, अगर दो केस बन रहा है तो. ठीक है, अच्छा, तो अब ये दोनों केस के साथ ऑपरेट करते हैं एकदम आराम आराम से. सुनना, बोला है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन D एंड A. D और A के बीच में 2 जन रहेगा, तो यहां पे अपने बोलेंगे A को यहां बैठाना पड़ेगा, तभी उसके बीच में 2 जन कर पाऊंगा. G एंड 1 मोर पर्सन. सर A को यहां पे बैठाना पड़ेगा, तभी D और A के बीच में 2 पर्संस में कर पाऊंगा, G एंड 1 मोर पर्सन. हाँ या ना? अच्छा, अब B एंड F आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, मतलब B और F को बगल बगल में बैठाना है. अगर मैं फर्स्ट केस देखूंगा तो सर B एंड F को बगल बगल में बैठाने का यही चारा है और कुछ नहीं. सर उसके बाद B और F को बगल बगल में बैठाने का सेकेंड केस में एक ही चारा है जो मैंने हाईलाइट किया, और कुछ नहीं. तो मैं अभी लिख नहीं रहा क्योंकि मेरे को पता नहीं पहले B आएगा बाद में F या पहले F आएगा बाद में B. व्हाट एल्स? अपने को फर्दर बोला है B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A.
ठीक है। B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, इससे मेरे को क्लैरिटी मिल गया, B को A के बगल में नहीं बैठाना है, तो B को यहां बैठाएंगे और F को यहां, B को A के बगल में नहीं बैठाना है तो यहां बैठाएंगे और F को यहां। एम आई 100% क्लियर? व्हाट एल्स? अच्छा, कुछ मैंने स्टेटमेंट छोड़ा था क्या बीच में? नहीं छोड़ा था। H इज नॉट नेबर ऑफ D, H इज नॉट नेबर ऑफ D। अगर आप फर्स्ट केस देखोगे भाई, H तो इन दोनों में से कोई एक पोजीशन में बैठेगा ही बैठेगा, मतलब वो D का तो नेबर हो ही जाएगा, हाँ या ना? इसका मतलब ये केस वायोलेट कर दिया मेरे कंडीशन को, दिस इज नॉट पॉसिबल। एम आई क्लियर? तो अब अपने को बोला था H इज नॉट नेबर ऑफ D, तो अगर सेकेंड केस देखोगे, D के बगल में जो जगह खाली है उसमें H को नहीं बैठाना है, H को यहां पे बैठाना है। कौन बच गया? A B C D हो गया, E बच गया, तो E को मेरे को यहां पे बैठाना पड़ेगा। क्या मैं क्लियर हूं? दैट इज योर सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। नाउ लेट्स आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पे एक बार सीटिंग अरेंजमेंट भी बन जाए ना, क्वेश्चंस भी काफी अच्छा पूछा गया है, ट्विस्ट करके देखना। सबसे पहले, who amongst the following sits exactly in the middle of the persons who sit fifth from the left and the person who sits sixth from the right? अच्छा, प्लीज बातचीत नहीं होना चाहिए जब मैं डिस्कस कर रहा हूं। मेरे को पहला बात तो दो लोग को लोकेट करना पड़ेगा। किसको किसको लोकेट करना पड़ेगा? जो फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट बैठा है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट कौन बैठा है? ए। सिक्स्थ फ्रॉम द राइट, राइट साइड से 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ फ्रॉम द राइट कौन है? बी। बोला ये जो दो लोग है ना, इसके बीच में कौन बैठा है? एफ बैठा है। समझा क्या? तो मेरा आंसर एफ होगा। नन ऑफ दीज के साथ अपने जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर। अगर नन ऑफ दीज आया तो आंसर एफ आना चाहिए, वो भी मैच करिएगा। पता चला आंसर आपका कुछ आ गया, ए आंसर आ गया और नन ऑफ दीज में है, तो वो सही जवाब नहीं है आपका। नन ऑफ दीज कोइंसिडेंटली आपका सही हुआ। समझे या नहीं समझे? तो आपका आंसर एफ होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। नेक्स्ट, नंबर 14, हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी? सी के फर्स्ट टू द राइट, सेकेंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट कौन होगा? पर्सन ए होगा। थर्ड ऑप्शन के साथ अपने जाएंगे, एकदम इजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पर्सन सीटेड एट द टू एक्सट्रीम एंड्स? एक्सट्रीम एंड्स मतलब कोना में कौन कौन बैठा है? एच एंड डी। एच डी जो अपना वीडियो का क्वालिटी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू एफ? विथ रिस्पेक्ट टू एफ का मतलब होता है कि अगर एफ से देखेंगे तो, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू एफ का मतलब अगर एफ से देखेंगे तो अगर एफ से देखेंगे एच कहां बैठा है? देखते हैं, ऊपर जाओ। अगर एफ से देखेंगे एच कहां बैठा है? अगर एफ से देखेंगे एच फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? तो अपना आंसर थर्ड टू द लेफ्ट होना चाहिए 16 के लिए। 15 का निकल ही चुका था, 16 का कितना हो जाएगा? थर्ड टू द लेफ्ट। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 17, हाउ मेनी पर्संस आर सीटेड बिटवीन ए एंड ई? ए और ई के बीच में कितना लोग बैठा है बताओ तो? ए और ई के बीच में एक ही जन बैठा है, दैट इज जी, ठीक है। तो अपने बोलेंगे ओनली 1 पर्सन, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, तो अब स्टूडेंट्स आज का क्लास हम लोग यहीं पे कंक्लूड करेंगे 17 क्वेश्चन के साथ। एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन है बताना? 28, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हो सकता है थोड़ा सा लंबा चलेगा, मतलब मंडे वाला क्लास, ठीक है, क्योंकि उस दिन मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है। आज मैं 18 ऑनवर्ड्स क्यों नहीं डिस्कस कर रहा? 18 बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो उसको कॉम्पिटेंसी वाले क्लास में डिस्कस करना ही बेहतर होगा, ठीक है। 18 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन को घर पे ट्राई मत करिएगा। आज के क्लास में 17 क्वेश्चन किए हैं। 17 क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्लास में 18 ऑनवर्ड्स पहले ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितना क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी का एक्सरसाइज में? 18। तो टोटल कितना हो गया? लगभग 30 सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे मंडे को। तो एकदम बढ़िया से लंच करके आइएगा मंडे को। हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम तक क्लास चले, मतलब हो सकता है आई लीव यू बाय 4:30 इंस्टेड ऑफ 4 और 3:50, ठीक है, बिकॉज आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर ऑन मंडे। एम आई कंफर्टेबल? अच्छा, और एक चीज आप सब लोग को बता देता हूं, अगर आप लोग सेंट्रल टेंडेंसी का, स्टैटिस्टिक्स का, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्लासेस नहीं देखा है, ऐप पे अपलोडेड है, प्लीज उसको देख लीजिए। काफी दिनों से आप लोग को बोला जा रहा है, इजी चैप्टर है, प्लीज गो थ्रू दैट। इन केस ऑफ डाउट आस्क मी इन द लाइव क्लास और आस्क मी वाया व्हाट्सएप
as it is feasible for you guys. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू.